नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है और इस बुलेटिन की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के साथ कर लेते हैं, जहां के तमनार में गांव वालों और प्रशासन के बीच द्विपक्षीय वार्ता पूरी हुई है। बैठक में प्रशासन की जन सुनवाई निरस्त करने के मुद्दे पर झुकता नजर आया है। जानकारी के मुताबिक जन सुनवाई निरस्त करने को लेकर प्रशासन और गाँव वालों के बीच सहमति बनी है। एसडीएम ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजा है। हालांकि आंदोलन समाप्त करने को लेकर अब तक गाँव वालों ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। आगे की रणनीति पर गांव वालों के बीच विचार विमर्श जारी है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति शांत बनी हुई है, तो आंदोलन खत्म करने पर ग्रामीणों ने फिलहाल निर्णय नहीं लिया है। प्रशासन हालांकि ग्रामीणों के सामने झुकता हुआ नजर आया है। तमनार में द्विपक्षीय वार्ता हुई। जन सुनवाई निरस्त करने की बात पर हालांकि सहमति बन गई। वहीं एसडीएम ने राज्य शासन को से लेकर पत्र भी लिखा है। जन सुनवाई निरस्त करने को लेकर पत्र लिखा है एसडीएम ने, तो लेकिन आंदोलन खत्म करने पर ग्रामीणों ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तमनार मामले में ग्रामीण और प्रशासन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें आपको बता दूं कि जन सुनवाई निरस्त करने को लेकर मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में जन सुनवाई निरस्त करने को लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों के बीच सहमति बनी है। एसडीएम ने राज्य शासन को एक पत्र भेजा है। इस आंदोलन को जिस तरह समाप्त करने के अब ग्रामीणों को जो अंतिम फैसला था होने नहीं पाया अभी तक। हालांकि प्रशासन ने पत्र लिखा है। अमित गुप्ता, आई न्यूज, रायगढ़। अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहां पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आईन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी फोटो शेयर की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर कर उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की थी, जिसे लेकर अब कांग्रेस दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं में नाराजगी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दिग्विजय सिंह के समर्थन में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की, जिन्होंने कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह खुद इस बारे में बोल सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि आरएसएस से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, जिसको सीखना हो वो कांग्रेस से सीख सकते हैं। तो आरएसएस की तारीफ पर सियासी पारा हाई होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आरएसएस भाजपा के मुरीद हुए हैं दिग्विजय सिंह, और आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर की थी, और जिसके साथ उन्होंने लिखा भी था कि जमीनी स्तर का स्वयंसेवक कार्यकर्ता सीएम और पीएम बन जाता है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। पास बहुत कुछ है, हाँ, हमारे पास बहुत कुछ है, जो कुछ दूसरे लोग हमसे सीखें। बहुत कुछ है, हाँ, हमारे पास बहुत कुछ है, जो कुछ दूसरे लोग हमसे सीखें। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में, आप सोचिए। देखिए, उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। तो नौसेना की वर्दी में दिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बताते हुए चले कि सबमरीन पर सवार होने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति मुर्मू की सबमरीन यात्रा की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को सतना दौरे पर पहुंचे और शहर को नए बस स्टैंड समेत विकास कार्यों की सौगात दी। लेकिन सीएम के इस दौरे ने कई सियासी चर्चाओं को गर्म भी कर दिया है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए बस स्टैंड के लोकार्पण के दौरान महापौर योगेश ताम्रकार की कार्यशैली की खुलकर सराहना की। शहर के दादाधारी स्टेडियम के कायाकल्प और फ्लड लाइट व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि योगेश ताम्रकार तो गुरु निकले। वहीं इसके बाद सांसद गणेश सिंह ने महापौर को महागुरु बता दिया। हालांकि ये संवाद हल्के फुल्के अंदाज में हुआ। इस तारीफ को ताम्रकार के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के समन्वय बनाने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। खास बात यह है कि जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दौरा भी लगातार टलता रहा है, लेकिन इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनका आना इस बात की पुष्टि करता है कि जिले के प्रतिनिधियों में चल रहे शीत युद्ध को पार्टी नेतृत्व खत्म करने के लिए गंभीर है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अंदरूनी जंग खत्म होती है या नहीं। 11 करोड़ से अधिक की लागत के नगर निगम कार्यालय के तथा संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के भवन के नवीनीकरण, 8 करोड़ से अधिक लागत का धवारी क्रिकेट स्टेडियम, युवाओं के लिए भी जोरदार ताली जाओ, क्रिकेट का जमाना चल रहा है और डे नाइट मैच की व्यवस्था भी कर दी। योगेश जी तुम बड़े गुरु निकले भाई, इतनी तो हमारी उज्जैन में भी नहीं है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अद्भुत सौगात मिल रही है, इस महागुरु है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सांसद जी अच्छे से जानते हैं 11 करोड़ की। इधर भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण योजना के तहत राजधानी रायपुर को बड़ी सौगात मिली है। अगले 5 साल में देश के 48 प्रमुख शहरों में रेल संचालन क्षमता दोगुनी की जाएगी, जिसमें रायपुर भी शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक 2030 तक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, नए टर्मिनल, मल्टी ट्रैकिंग, सिग्नलिंग और आधुनिक कोचिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। रायपुर में इन सुविधाओं में से यात्रियों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। इस साल के बजट में 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के साथ साथ भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही ऐतिहासिक योजनाओं में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी शामिल किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। रायपुर रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर बहुत जल्द ही बदलती हुई दिखाई देगी। आप देख रहे हैं तस्वीरें प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के पास लगातार जो विकास का कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से देश भर के 48 प्रमुख शहरों में रेल संचालन की क्षमता दोगुनी की जाएगी, इसमें रायपुर को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं का बड़ा तोहफा दिया है। 2030 तक राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन जो है एक मॉल की तरह जो है वो दिखाई देगा, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग, सिग्नलिंग के साथ साथ आधुनिक कोचिंग, इसके अलावा नए प्लेटफॉर्म्स, नए यात्रियों के रहने के लिए सुविधा रहेगी। इसके अलावा पार्किंग की सुविधा, साथ ही कई अलग अलग ब्रिज का जो भी कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अलग अलग स्टेशनों में चल रही है, जिसमें राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर भी काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने का काम हो रहा है। साथ ही अगर बात करूँ तो तीसरी लाइन के साथ साथ कई अलग अलग रेलवे लाइन का विस्तार भी
रायपुर के साथ साथ अलग अलग स्टेशनों में किया जा रहा है, ताकि तमाम जो छत्तीसगढ़ के जो स्टेशन है वहाँ पर भी ट्रेनों के परिचालन को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेकों काम जो है वो चल रहे हैं। 2030 तक राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों की बदलती तस्वीर दिखाई देगी। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। बात राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की ही करेंगे। सिर्फ राजधानी रायपुर के ही नहीं, छत्तीसगढ़ के उन तमाम स्टेशनों की बात करते हैं तो सफर के दौरान अब यात्रियों को, विशेषकर महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। रायपुर रेल मंडल ने सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद आधुनिक कदम उठाया है। अब अगर स्टेशन पर कोई आपको परेशान करता है या कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको बस एक पैनिक बटन दबाना होगा। आपकी सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की टीम महज 2 से 5 मिनट के भीतर आपकी मदद के लिए मौजूद रहेगी। जैसे ही कोई यात्री इसे दबाएगा, सीधे रेलवे कंट्रोल रूम में अलार्म गूंज उठेगा। खास बात यह है कि ये पैनिक बटन सीसीटीवी कैमरों की जद में है, ताकि अधिकारी तुरंत देख पाएंगे कि मदद मांगने वाला व्यक्ति कौन है और वहां की स्थिति क्या है। इस तकनीक से सबसे बड़ी राहत रात के समय सफर करने वाली महिला यात्रियों को मिली। छेड़खानी या लूट जैसी वारदातों पर अब रेलवे का रिस्पॉन्स टाइम बिजली जैसा तेज होगा। हालांकि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि इसका इस्तेमाल केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें। अगर किसी ने शरारत के लिए इसे दबाया तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसे पहचान कर कड़ी सजा दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, रेलवे ने फैसला लिया है कि रेलवे स्टेशनों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। और पैनिक बटन क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख लीजिए कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो रोजाना यात्रा करते हैं। अब पैनिक बटन यहाँ पर क्योंकि लगाया जा रहा है तो बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा और कंट्रोल रूम को जैसे ही अलर्ट मिलेगा तो 2 मिनट में आरपीएफ और जीआरपी की जो टीम है वो मौके पर पहुंचेगी। क्यों निर्णय लिया गया है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से कहीं यहाँ पर कोई अलोकप्रिय घटना ना हो, किसी तरीके की छेड़खानी ना हो या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति जब फोन कॉल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है, लेकिन अब उस पैनिक बटन के माध्यम से तुरंत ही अलर्ट जारी होगा। यानी कि जैसे ही आप पैनिक बटन दबाते हैं तुरंत रेलवे को अलर्ट मिलेगा और जैसे ही अलर्ट मिलेगा रेलवे कुछ ही मिनटों के अंदर आपके सामने हाजिर होंगी, यानी कि आपकी मदद करने के लिए हाजिर होंगी। देखिए रायपुर रेलवे स्टेशन का ये जंक्शन है और रायपुर रेलवे स्टेशन के इस जंक्शन से कई ट्रेनें गुजरती है और आपात स्थिति में यात्री को बटन दबाने के लिए उसके लगाया जा रहा है। और एक अहम कदम जो है रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। 2 से 5 मिनट के अंदर मौके पर सहायता पहुंचाई जाएगी। अब फोन या ट्वीट की जरूरत नहीं है, तो सीसीटीवी की निगरानी में भी ये जो पैनिक बटन है वो रहने वाला है। यानी कि जो पैनिक बटन लगाया जाना है उसके आगे सीसीटीवी भी लगाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से उस बटन को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त न किया जाए या किसी भी तरीके की क्षति न पहुंचाया जाए। तो कहीं न कहीं स्वागत योग्य फैसला है, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा कदम है जब यहाँ पर पैनिक बटन लगाया जाएगा, ताकि लोगों को जो सुविधाएं हैं, जो लोगों की सुरक्षा है वो हो सके। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, NH 24/7 रायपुर। यदि किसी शख्स को जीते जी अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मंडला के नैनपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत हीरापुर में सामने आया है, जहां प्रशासन की लापरवाही के वजह से एक बुजुर्ग को कागजी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। पंचायत के रिकॉर्ड में मृत दिखाए जा रहे पीतम रजक अब प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। ग्राम पंचायत हीरापुर निवासी पीतम रजक की समग्र आईडी में नाम के सामने स्वर्गीय पीतम रजक लिखा होने से उनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीतम रजक ने पंचायत से लेकर सभी आला अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक वो कागजों में जिंदा नहीं हो पाए। मामला उजागर हुआ तो ग्राम पंचायत स्तर पर हड़कंप मच गया है। अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष ठाकुर का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीतम रजक के दस्तावेजों में सुधार कर उन्हें फिर सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कुछ राशन कार्ड में भी नहीं मिल रही है, पेंशनों की योजनाएं जो है वो भी नहीं मिल रही हैं। मैंने 181 में भी लगाया, कई मरते सीओ साहब पहले थे उनको भी दिया, एसडीओ साहब को लिखित दिया जिसकी पावती मेरे पास रखी हुई है। ब्लॉक भेजे, ब्लॉक जाता हूँ तो बोले कागज गया है, मंडला आ जाएगा।
यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है कि एक ग्राम हीरापुर का एक व्यक्ति हैं जिनकी शायद त्रुटिवश उनकी जन्मतिथि भी गलत लिखी है और उनके नाम के आगे कुछ ऐसी त्रुटियां हुई हैं जो कि काफ़ी बड़ी त्रुटि दिखाई दे रही है। इस पर मैंने तत्काल अभी सीओ जनपद से बात भी की है और उनको बोला है कि तत्काल इस मामले की जांच करें और यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसको तत्काल ठीक करें। तो एक माँ अपनी 3 महीने की बच्ची को इस उम्मीद के साथ आंगनबाड़ी ले जाती है कि वो बीमारियों से सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि सरकारी सिस्टम की एक लापरवाही उसकी गोद सूनी कर देगी। ये दर्द भरी दास्तां महासमुंद के बसना के पीड़ित परिवार की है। परिजन के अनुसार 26 दिसंबर को जब वे नियमित टीकाकरण के लिए पहुंचे तो वहां तैनात महिला कर्मचारी छुट्टी पर थी। उसकी जगह एक पुरुष कर्मचारी मौजूद था जिसने मोबाइल पर जानकारी सर्च की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कहने पर मासूम को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद बच्ची की नाक से खून बहने लगा और वो अचेत हो गई। आनन फानन में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस गंभीर लापरवाही का शिकार हुए पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मेरा नाम संगीता यादव है, छाननपुर के रहने वाली हूँ। मोर बेटी ला टीकाकरण लगावर गे रहे हैं 11 बजे और 11 बजे तहाँ गे रहे तहाँ जो नर्स आते वो छुट्टी में गे रही तो एक जन आ रही जो मन टीका लगवाइन है जो उमर पढ़े में अपन नहीं जानत रही तो पार्वती कथे वो आंगनबाड़ी के कार्य। उस दिन चंदनपुर में टीकाकरण सत्र लगा हुआ था और भी बच्चों को वहाँ पे टीकाकरण कराया गया है। बाकी बच्चे भी स्वस्थ हैं वहाँ। कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधा लोगों के लिए सपना बनी हुई है। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका ब्लॉक की बोटे पार से खजरी तक की सड़क वर्षों से जर्जर हालात में है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्तों से भरा हुआ है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार शिकायतों के बावजूद ना तो सड़क का डामरीकरण हुआ और ना ही मरम्मत। किसानों को अपनी धान उपज बेचने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन खराब सड़क के कारण उन्हें 16 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस मामले पर डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि सड़क का निर्माण 2022 से 23 में स्वीकृत था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विधायक का कहना है कि ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। बेटी मोर गोड़ टूटे है और टूट गई से मोर डोकरा 2 महीना खटियर नहीं उठे है। एकदम तकलीफ है। मन कैसे ढंग के गुजारा करत हबो, खेत खर जातन त गिर जातन। किसान मन इतना दुख है हमार बोटे पार में, हद से ज्यादा दुख है। बेटी ते बना देबे वो तो 5 हाथ जोड़त हूँ। तो ये कब से खराब है ये रोड? ये रोड बहुत दिन के खराब है बेटा। मैं पढ़े नहीं होत कला बताऊँ। हमारे बोटे पार से लेकर खजरी मार्ग में हम किसान भाई मन के बहुत त्रस्त हैं और हमारा आज भी हमारे गांव के धान पटेवा सोसाइटी है। पटेवा सोसाइटी से हम आने जाने के मतलब मौका नहीं मिला, गाड़ी भी नहीं जा रहा है। हमको 12 से 15 किलोमीटर घूमने पड़ जाता है और घूमका से पटेवा और बोटे पार से घूमका जाकर पटेवा जाते हैं। इतना तकलीफ है हमारे भाई किसान मन। यह 20-25 साल पहले सरपंच जो पहले बोटे पार और खजरी एक पंचायत रही से, तब खजरी से सरपंच रही से वो है में गिट्टी रोड बनवा रही से, तब से बने हैं। ओकर बाद से आज तक के में कोई मरम्मत के काम नहीं हुए हैं। इसमें डामर भी नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, गिट्टी भी नहीं डले है। वही समय के गिट्टी डले है बस। आप देख रहे हैं इस रोड के निरीक्षण में, आप देख रहे हैं कितना गड्ढा और कितना स्थिति कितने गंभीर है। यहाँ बोटे पार से खजरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर का रोड, जिसके ये सैंक्शन 2022-23 में हो चुका था। इसकी राशि भी लगभग आ गई थी और टेंडर होने का था। जैसे ही सत्ता बदली और उसके बाद टेंडर भी आ गया था। आपका घुमका रोड से गोपालपुर और ये खजरी से कोटेबाड़ से खजरी रोड, ये दोनों रोड का सैंक्शन लगभग एक साथ हुआ और इसका सैंक्शन के बाद टेंडर भी हो गया और अब इसको रोक दिया गया।
इधर कोरिया में पटना थाना क्षेत्र के सावारावा स्थित गायत्री मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पति पत्नी बड़े हादसे का शिकार हो गए जब मंदिर में निर्माणाधीन बीम अचानक से गिर पड़ी। बीम गिरने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बिलौर निवासी काजल के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से ये पूरा दुखद हादसा हुआ है। तो मंदिर में जारी था, आपको बता दें कि जीर्णोद्धार का कार्य और गायत्री मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। बीम गिरने से महिला की मौत हो गई है। पति पत्नी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां अचानक से ये बीम गिर गई और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। 10:15 बजे काजल नाम की महिला है जो अपने सास और अपने ननद के साथ मंदिर में गायत्री मंदिर में दर्शन करने गई थी। गायत्री मंदिर का पूरा निर्माण हो रहा था और पिलर को तोड़ के नया न्यू निर्माण करेंगे करके पिलर को तोड़ा जा रहा था। वहां से वो निकली और दुर्घटनावश वो पिलर उसके ऊपर गिर गया और उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। अभी उसकी पंचनामा कर रहे हैं और पुलिस विभाग जांच भी कर रहा है और पीएम हेतु अभी चिकित्सा विभाग को दे दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरिया जिले के पटना क्षेत्र में। मैं बता दूं कि ये ग्राम पंचायत सावारावा है, गायत्री मंदिर है। इस गायत्री मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। ये मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ काम चल रहा था, निर्माण कार्य हो रहे थे यहाँ पर। उसी दौरान ये एक पिलर दिखाना चाहूंगा आपको। ये पिलर, ये देखिए, ये पिलर एक महिला के ऊपर गिर गई। वो महिला पूजा करने के लिए आई हुई थी यहाँ पे। पूजा करने के दौरान जब वो पूजा करके जस्ट निकली, उसी दौरान ये पिलर उसके ऊपर गिर गया और वो महिला की मौत हो गई यहीं पर। आइए, हमारे से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जिन्होंने देखा है। जी, आपने देखा, कैसा घटना घटा, क्या हो गया था, पूरा मामला बताइएगा। सर, उन लोग आए, फिर मैं कुर्सी दी, 4 लोग थे, कुर्सी में बैठे उन लोग। मैं बोली कि बैठिए आप लोग, मैं चाय लेके आती हूँ। फिर उन लोग गए, मंदिर चले गए। मैं नहीं देखी कि मंदिर जा रहे हैं। फिर वहां से मैं चाय लेके आ रही हूँ, तब तक उन लोग निकल रहे हैं। तो जो 2 जने निकल गए, अब वो फंस गई, उनके ऊपर फिर गिर गया, पिलर गिर गया। मौत नहीं हुआ था सर, गाड़ी में लाद के यहाँ से ले गए पटना में हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में। काम चल रहा था पहले से यहाँ पे? काम तो 8 दिन से चल रहा था सर। की 21-22 तारीख जो छुट्टी हुआ, उसी दौरान ये चालू किया गया था। आज काम चल रहा था। तो बाकी लेबर लोग जो थे इधर, जैसे टाइल्स वाइल्स बिखरी है, ये सबको हटा रहे थे। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो उनकी है, ये सबको हटा रहे थे इधर से। बस टाइल्स को हटा रहे थे सर, जी टाइल्स वगैरह जो इधर पड़ी है ये सबको। और ये सब कल टूट चुका था वहां पर ऊपर से, तो इसको निकालना था। बाकी वो लोग इधर को हटाए होते यहाँ पर का टाइल्स वाइल्स को, उसके बाद उधर को वो लोग निकाले होते। लड़की का नाम काजल देवांगन है, उनके पति का नाम विनोद देवांगन, और ये लोग बिलारो के रहने वाले हैं, चंदन देवांगन जी के एक ही बेटा और उनकी बहू थी। और लोग कुछ संस्कार कराने के लिए, पूजा कराने के लिए आए हुए थे। तो चूंकि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो कल भी आए थे। तो उसी के दौरान पे उनको कहा गया था संस्कार के लिए, तो आए हुए थे। तो चूंकि आस्था जुड़ा हुआ था, तो मंदिर में उन लोग को हम लोग मतलब ये नहीं बता पाए कि काम चल रहा है। तो लोग दर्शन करने के लिए आए और उसी दौरान उनसे हुआ है, मान लीजिए वो अपनी आस्था के चलते लोग मंदिर गए होंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ फंसे हुए थे, भागवत में हम लोग थे। अपनी आस्था के चलते मंदिर आए हुए थे और उसी दौरान जब उन्होंने पूजा करके बाहर निकली तो इतनी बड़ी हादसा हो गई। ये पिलर गिर जाने से उस महिला की मौत हो गई। मैं कोरिया से कमालुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।